बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सैब्स में खुशामदीद। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली ताहिर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइजेस इन पीरियोडिक टेबल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। यानी आज हम ये स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट आयंस का क्या ट्रेंड होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा क्यों होता है और एनाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है और इसके पीछे कौन सी साइंटिफिक रीजंस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। आयोनिक रेडियाई के ट्रेंड को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक आयन होता क्या है। हम जानते हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं कैटाइन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसी चार्ज स्पीशी को हम कहते हैं एनाइन। और अगर मैं किसी आयन को एक स्फेरिकल बॉल की तरह कंसीडर कर लूं, जैसा कि ये सोडियम का आयन है, तो इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं आयोनिक साइज या आयोनिक रेडियस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। हमने जब भी किसी चीज को डिफाइन करना है तो साथ एग्जांपल जरूर देनी है। मैंने नीचे दो एग्जांपल दी हैं। सोडियम के कैटाइनिक रेडियस का साइज 95 पिकोमीटर, जबकि फ्लोरीन के एनाइनिक रेडियस का साइज 136 पिकोमीटर होता है। वो एग्जांपल थी कैटाइनिक रेडियस की। फर्ज कर लें कि ये एक फ्लोरीन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहर से एक ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि एटम का साइज छोटा है, जबकि बनने वाला जो एनाइन है इसका साइज बड़ा हो गया है। एनाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटाइनिक रेडियस क्या होता है और इसका साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा क्यों होता है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखने से पहले कुछ जरूरी बातों का जानना जरूरी है। आइए पहले वो डिस्कस करते हैं। ये एक सोडियम का एटम है जिसके पास टोटल 3 शेल्स है और वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इसका वैलेंस शेल खत्म हो जाता है। चूंकि वैलेंस शेल खत्म हो गया, इसलिए इस आयन का साइज इस न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा हो गया। तो कैटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटा क्यों होता है? इसकी एक रीजन तो ये है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आमतौर पे उसका वैलेंस शेल गायब हो जाता है, लेकिन हर दफा ऐसा होना जरूरी नहीं होता। मसलन ये मैग्नीशियम का एटम है जिसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसमें से इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ, ये मैग्नीशियम का यूनिक पॉजिटिव आयन बन जाता है, लेकिन अभी भी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो क्या अब भी इस कैटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा होगा? यस, अभी भी छोटा होगा। याद रखें, कैटाइन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा ही होता है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सुनिएगा। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ पे रेड कलर के प्रोटॉन, जिनकी तादाद टोटल 12 है। पहले ये 12 प्रोटॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को जो 12 प्रोटॉन है वो ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसलिए ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएगा और इस कैटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। यानी पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम थी, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इनमें इम्बैलेंस आ गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो में इम्बैलेंस 2 तरह से आता है।
या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम के यूनिक पॉजिटिव आयन के केस में हुआ। इस केस में हमेशा साइज डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे मैंने पीछे बताया फ्लोराइड आयन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है बाहर वाले शेल में। उस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो में इम्बैलेंस आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है। उस केस में न्यूक्लियस का होल्ड वीक हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड कर जाता है, एनाइन का साइज बड़ा हो जाता है। तो अगर हमने वर्ड्स में आंसर लिखना एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कैटायनिक रेडियस होता क्या है। The radius of cation is called cationic radius. When an atom loses one or more electrons, it becomes a cation. तो ये कैटाइन बनता कैसे है? जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तब पॉजिटिव आयन बनता है। अब मैं बताने लगा हूं कि पॉजिटिव आयन का साइज न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा क्यों होता है। The size of cation is always smaller than its neutral atom due to the following reasons. मैंने नीचे दो रीजंस बताई हैं। पहली है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम यूजुअली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ आउटरमोस्ट शेल। यानी कभी तो ऐसा होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है वैलेंस शेल में से तो बाहर वाला शेल ही गायब हो जाता है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। सेकंड रीजन क्या हो सकती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स causes an imbalance of proton-electron ratio, an increase in effective nuclear charge. जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो में इम्बैलेंस आ जाता है, जिससे न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज्यादा हो जाता है। याद रखना यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से। दिस इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज attracts the remaining electrons more strongly closer to the nucleus. As a result, cationic size decreases. ये दो बड़ी रीजंस हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। एग्जाम में भी आपने कोशिश करनी है कि इन टर्म्स को बोल्ड करके लिखें ताकि एग्जामिनर को इन्हें तलाश ना करना पड़े। आगे एग्जांपल्स हैं। सोडियम के एटम का रेडियस 157 पिकोमीटर जबकि इसके कैटाइन का रेडियस 95 पिकोमीटर होता है। एम यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा उतना साइज भी डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे आयरन एक मेटल है, इसके एटम का साइज बड़ा है और ये फेरस आयन का साइज उससे छोटा है और फेरिक आयन का साइज और भी छोटा है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कैटाइन का साइज छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ एनाइन और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं। पहले हम इसकी केमिस्ट्री जान लेते हैं। ये एक फ्लोरीन का एटम है जिसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आता है तो पहले से जो 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है 7 जो वैलेंस शेल में पड़े हैं, तो इस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि इन पे सेम चार्जेस है और हम जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनकी रिपल्शन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। हम जानते हैं कि कोई भी चीज अनस्टेबल हो जाती है जब उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है और जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है तो वो स्टेबल हो जाती है। अब ये फर्ज करें ये जो एटम के साइज है इतनी जगह में है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को जरा अच्छी तरह समझ लें कि एनाइन का साइज न्यूक्लियर एटम के साइज से बड़ा क्यों हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो जो पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं थोड़ी जगह पे वो उसे रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से उस आयन की एनर्जी बढ़ जाएगी और हम जानते हैं कि इस स्पीशीज की एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगी, मतलब रिपल्शन को डिक्रीज करना चाहेगी। रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा दूर होंगे उनके दरमियान रिपल्शन उतनी ही कम होगी। इसलिए एनाइन का साइज न्यूक्लियर एटम के साइज से हमेशा बड़ा होगा। ये देखिए फ्लोरीन का एटम था, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद जब 8 इलेक्ट्रॉन आए तो इसका साइज इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दूर जाना पड़ा एक दूसरे से, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया क्योंकि जितने ज्यादा दूर होंगे इनके दरमियान
रिपल्शन उतनी ही कम होगी और ये उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो एनाइन का साइज हमेशा न्यूक्लियर एटम के साइज से बड़ा होता है। एक रीजन तो मैंने बता दिया ये। सेकंड रीजन क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो में इम्बैलेंस आ रहा है, लेकिन इस इम्बैलेंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, तो इनका साइज इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के एक एटम का साइज होता है 99 पिकोमीटर, यहाँ पे वैल्यूज नैनोमीटर में है, ये 99 पिकोमीटर है। और क्लोराइड आयन का साइज 181 पिकोमीटर है, जो तकरीबन इस साइज से डबल है। ये देखिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट M है, इसमें ये जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा उसको उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना इसका आयोनिक साइज इंक्रीज करता जाएगा। नीचे मैंने एग्जांपल दी, ऑक्सीजन एटम का साइज कम होगा, यूनि नेगेटिव ऑक्सीजन आयन का साइज उससे बड़ा होगा, और डाई नेगेटिव आयन का साइज उससे भी बड़ा होगा। अगर एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनाइन का साइज न्यूक्लियर एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर आपने रीजन बतानी है, साइंटिफिक लॉजिक बतानी है कि आपने स्टेटमेंट क्यों दी, और तीसरे नंबर पे आपने एग्जांपल देनी है। मसलन मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एनाइन का साइज न्यूक्लियर एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है। तो सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट देखिएगा, ionic radius of anion is greater than the atomic radius of corresponding atom due to the following reason। कौन सी 2 रीजन है, imbalance of electron proton ratio and nucleus holds the electrons with a weaker force। In order to minimize force of repulsion between the valence electron and incoming electron, electronic cloud has to expand। नीचे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, फ्लोरीन के एक एटम का साइज 72 पिकोमीटर, जबकि इसके फ्लोराइड आयन का साइज 136 पिकोमीटर होता है। सिमिलरली क्लोरीन के एक एटम का साइज 99 पिकोमीटर, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है तो इसका साइज 181 पिकोमीटर हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसका इमेज भी दिखाया है, क्लोरीन एटम का साइज छोटा, जबकि क्लोराइड आयन का साइज उसके मुकाबले में काफी बड़ा होता है। अब हम इन बातों को माइंड में रख के इसका पीरियोडिक ट्रेंड बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड होगा। तो जो हमने ट्रेंड पढ़ा था एटॉमिक साइजेस का लास्ट लेक्चर में कि वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, यही ट्रेंड आयोनिक रेडियाई का है। यहाँ पे हमने रेडियाई को अलग कर लेना है, कैटाइन को अलग करना है और एनाइन को अलग करना है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, ऐसे कैटाइन जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Ionic radius of isoelectronic cation decreases along the period due to the increase in effective nuclear charge। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो कैटाइन का रेडियस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से कम होता जाता है। नीचे एग्जांपल देखिए, सोडियम का कैटाइनिक रेडियस 95 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 65 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम का 50 पिकोमीटर होता है। सिमिलरली जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन है, the anionic radius of isoelectronic anion decreases along the period due to decrease in repulsion in the valence shell। जैसे हम लेफ्ट राइट जाते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन में नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन कम होती जाती है और रिपल्शन कम होने की वजह से उनका साइज छोटा होता जाता है। जैसा कि देखिए, फास्फोरस के पास 3 नेगेटिव चार्ज है तो साइज 12 पिकोमीटर है। सल्फर के पास, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो कम नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन कम होगी 184 पिकोमीटर। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, क्लोराइड आयन में सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज है और इसका साइज और कम 181 पिकोमीटर होगा। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो आयोनिक रेडियाई इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और आयन के साइजेस इंक्रीज कर जाते हैं। ये देखिएगा, मैंने कैटाइन को अलग कर लिया। ये स्टेप लाइन के लेफ्ट साइड पे सारी कैटाइंस हैं और स्टेप लाइन के राइट साइड पे एनाइन है। तो टॉप टू बॉटम कैटाइन की रेडियाई इंक्रीज करते जा रही है, लेकिन लेफ्ट राइट डिक्रीज करते जा रही है। एनाइन में भी लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो एनाइनिक रेडियाई डिक्रीज कर रही है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते जा रहे हैं।
ये इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। अलोंग एक्स एक्सिस एटॉमिक नंबर है और अलोंग वाई एक्सिस एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करते जाते हैं, और यही ट्रेंड कैटायनिक रेडियाई में होता है। ये भी इंक्रीज करते जाते हैं टॉप टू बॉटम, लेकिन कैटाइन का साइज अपनी कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम के साइज से हमेशा छोटा होता है। सिमिलरली ये ट्रेंड दिखाया गया हैलोजेंस में, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बनाते हैं तो इनका भी सेम ट्रेंड होता है, लेकिन फर्क ये है कि एनाइन का साइज अपनी पेरेंट न्यूट्रल एटम के साइज से हमेशा बड़ा होता है। ये देखिएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीछे मैंने आपको जो ट्रेंड बताया उसमें मैंने कैटाइन को अलग कर दिया और एनाइन को अलग कर दिया, लेकिन अगर आपके पास मिक्सर पड़ा है कैटाइन्स का और एनाइन्स का, और आपसे उसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है कि बताएं किसका साइज बड़ा होगा और किसका छोटा होगा, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमडी कैट में और एफएससी एमसीक्यूज में अक्सर इससे एग्जामिनेशन हॉल में मुलाकात हो जाती है। तो इसके आंसर के लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। ये सारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इन सबके पास एक जितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 गेन कर लिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास 17 थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18 हो गए। आर्गोन के पास पहले ही 8 थे वैलेंस शेल में। पोटेशियम के पास 19 थे, 1 लूज कर दिया। कैल्शियम के पास 20 थे, इसने 2 लूज कर दिए। इन सब के पास 3 शेल्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा है तो साइज किसका बड़ा होगा और किसका छोटा होगा हमें ये डिसाइड करना है। तो ये बड़ी ही आसान बात है। आपने अपने दिमाग से पूछना है और हमारे दिमाग के पास हर लॉजिकल आंसर मौजूद होता है। मसलन यहाँ पे इन 8 इलेक्ट्रॉन को जो थर्ड शेल में पड़े हैं अट्रैक्ट करने वाले सिर्फ 16 प्रोटॉन है, और यहाँ पे जो वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन है इन्हें अट्रैक्ट करने वाले 20 प्रोटॉन है। तो 20 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 16 ज्यादा करेंगे। जाहिर है हमारा दिमाग हमें आंसर देगा कि 20 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 16 के मुकाबले में ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो उस आयन का साइज उतना ही ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो उसमें जिस आयन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा उसका आयोनिक साइज सबसे बड़ा होगा। ये मिक्सचर है थर्ड और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, लेकिन मैग्नीशियम के पास चूंकि 12 प्रोटॉन है इसलिए इसका आयोनिक साइज सबसे छोटा होगा, और ऑक्सीजन के पास इनमें सबसे कम प्रोटॉन है 8 प्रोटॉन, इसलिए इसका आयोनिक साइज सबसे बड़ा होगा। एक और एग्जांपल ले लें, ये सारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास सिर्फ 7 प्रोटॉन थे, जबकि इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयोनिक साइज सबसे छोटा होगा, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा उसका आयोनिक साइज सबसे बड़ा होगा। ये मैंने साथ आपको साइजेस भी बता दिए हैं कि नाइट्राइड आयन का साइज 0.171 है, ऑक्साइड का 140.14 है, फ्लोराइड का 0.136 है, एंड सो इस तरह ये डिक्रीज करते जाते हैं। ये मैंने समरी बयान कर दी सारी। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता जाता है, लेकिन इनके जो कैटाइन होते हैं उनका साइज अपने न्यूक्लियर एटम के साइज से छोटा होता है, लेकिन इनका टॉप टू बॉटम ट्रेंड वही रहता है। कैटाइनिक साइज भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करता है। इसी तरह ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक साइजेस टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं और कैटाइनिक साइजेस भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनका जो एटम का ट्रेंड तो वही है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब इनके एनाइन होते हैं तो एनाइन का साइज अपने न्यूक्लियर एटम के साइज से बड़ा हो जाता है, लेकिन टॉप टू बॉटम ट्रेंड वही रहता है कि एटॉमिक साइजेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हमने जो आज स्टडी किया उसका कंक्लूजन ये है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इंक्रीज कर रही हैं, और राइट टू लेफ्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट,
डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड जानने की कोशिश की पीरियोडिक टेबल में, और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कैटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से छोटा और एनाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी एफएससी के एग्जाम्स के लिए और हर किस्म के एंटी टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ये लेक्चर मिस ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे ये लेक्चर्स बाकायदगी के साथ मिलते रहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही लेक्चर्स अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इन लेक्चर्स को अपने उन फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें जो एफएससी या एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।